जैसे कि आपको सभी को पता है, आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल में आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से सेक्शन 3 जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, जहां पर 90% ऑफ स्टूडेंट्स फंस जाते हैं एंड उनके जो बैंड है 5 या 5.5 पर ही रह जाते हैं, जबकि उनका टारगेट 6.5 होता है, ये इवन 7+ होता है, खास करके जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, जिन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना होता है या जिन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, जो कनाडा में बैठे हैं या जो इंडिया में भी हैं वो भी। तो सबसे ज्यादा मुश्किल सेक्शन 3 में कहाँ आती है, क्योंकि सेक्शन 3 में हमारे पास होते हैं 3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। कभी इसमें आएंगे आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, इसके साथ मल्टीपल चॉइस आ जाएंगे, इसके साथ आपको ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। कभी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ मल्टीपल चॉइस आएंगे, प्लस सेंटेंस कंप्लीशंस आएंगे। अभी रिसेंटली तो ऐसा हुआ था कि ट्रू फॉल्स आए थे बहुत ज्यादा, 8 ट्रू फॉल्स आए थे और 5 और 6 आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखने को मिले थे। जो हार्ड वर्क करने वाला स्टूडेंट होगा वो तो पहली बात लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देख के ही घबरा जाएगा, लेकिन वो मुश्किल से सोचेगा कि चलो इंपॉर्टेंट है, मार्क्स चाहिए, स्कोर चाहिए, बैंड चाहिए, करने हैं, तो वो करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही सेक्शन ई पे पहुंचेगा वो नोटिस करेगा कि टाइम तो खत्म हो गया है, तो इसकी वजह से ही 5.5 बैंड के ऊपर स्कोर नहीं आ पाता है। जो होगा थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा, वो पहले क्या करेगा, वो देखेगा कि सेक्शन 3 में कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या क्या है, और उनके कीवर्ड्स मार्क करने की कोशिश करेगा, सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेगा। कैसे? जैसे कि आप देखो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है सबसे पहले, इसके बाद वो देखेगा कि हमारे पास थोड़ी सी 4 हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन है, और सेंटेंस कंप्लीशन में वो देखने की ये कोशिश करेगा कि उसके पास देखो 13th सेंचुरी है, वो यहाँ पे कीवर्ड मार्क कर लेगा, उसके बाद फायर डैम्प मार्क कर लेगा, वन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेगा कि 13th सेंचुरी है, इसको ढूंढना आसान है, इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। तो स्टार्टिंग में ही वो देखेगा सेक्शन ए में उसको मिल जाएगा 13th सेंचुरी मिल जाएगा, यूरोप की बात भी हो रही है साथ में, और वन सिंपल सॉल्यूशन की भी बात हो रही है, वेंटिलेशन की बात भी हो रही है। तो इसको ये आइडिया हो जाएगा कि जो सेक्शन ए है एंड जो सेक्शन बी है, इसमें आपको 4 ब्लैंक्स के आंसर मिल जाएंगे। उसको इतनी बात समझ में आ जाएगी। मोर ओवर इसमें 2 पैसेज हैं तो 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग आ जाएंगी, 4 + 2 हो गए 6। मतलब अब उसको ये समझ में आ गया सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को अगर वो कर लेगा अच्छे तरीके से, उसके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अच्छे तरीके से, उसके गलत भी नहीं होंगे। तो इसके बाद जो थोड़ा सा और स्मार्ट बच्चा होगा वो इसके आगे भी देखेगा कि इसके आगे उसके पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 4 है, वो देखेगा, इसको भी कीवर्ड मार्क करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले 1810 बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, नेचुरल कीवर्ड है, जिसको मार्क करना ढूंढना बहुत ही इजी है। इसके बाद 1812 दिया हुआ है, ये भी आपको ढूंढना इजी हो जाएगा, वो सोचेगा। फिर इसके बाद लैंप की बात कर रहे हैं, डेवी है, और डेवी के साथ स्टेफनसन भी है, तो वो थोड़ा सा फिर पैसेज की तरफ जाएगा, फिर वो देखने की कोशिश करेगा कि 1810 कहां पे है, 1812 कहां पे है। तो जैसे ही वो देखेगा सेक्शन सी में आपके पास 1810 आ गया, और सेक्शन सी में ही नीचे जाके 1812 आ गया, और सेक्शन डी में देखेगा तो सर हेम्फ्री डेवी के बारे में भी बात करी हुई है एंड जॉर्ज स्टेफनसन के बारे में भी बात करी गई है। मतलब उसके दिमाग में ये आ गया कि जो सेक्शन डी है और सेक्शन सी है, इसमें उसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, प्लस इसके बाद इसके जो 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, 6 क्वेश्चन उसके यहाँ पर हो गए, 6 उसके ऊपर के 6 और 6 12 13 क्वेश्चन वो सारे करने की कोशिश कर लेगा। अब बात आती है वो करेगा कैसे। सबसे पहले वो सेक्शन ए पे जाएगा, सेक्शन ए रीड करने की कोशिश अगर आप करोगे तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, कोल हैज बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर ओवर 5000 ईयर्स की यहाँ पे बात कर रहा है। यूरोप की बात कर रहा है कि जो यूरोप है 13th सेंचुरी से ये काम कर रहा है। उसके बाद उसकी नजर नीचे जाएगी, इनिशियली जो कोल माइंस है वो कैसे रिसर्च हुआ, क्या चीज हुई। इसके बाद एक और लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एज माइन कोल माइंस बिकेम डीपर माइनर्स एनकाउंटर्ड अ न्यू एंड टेरिबल प्रॉब्लम। उसने मार्क कर लिया कि एक न्यू एंड टेरिबल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है उसके नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट मेजर नोन फायर डैम्प एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। फायर डैम्प हुई थी, उसको नाम दे दिया एक्सप्लोजन हुई थी। तो यहाँ पे उसने देखा कि न्यू टेरिबल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाएगा वो क्या करेगा, इसके बाद वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग में जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो लिस्ट ऑफ हेडिंग में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। कंट्रोवर्सी की बात नहीं हुई, एलिमिनेट कर देगा। गुड क्वालिटी कोल को नहीं पड़ा, एलिमिनेट हो गया। अवेयरनेस ग्रोइंग की बात नहीं हुई, गलत हो गया। अ न्यू डेंजर, अ न्यू टेरिबल प्रॉब्लम, तो यहीं पे उसने पकड़ लिया, कीवर्ड मैच हो रहा है, तो सेक्शन ए का उसने मार्क कर लिया जो कीवर्ड है, सेक्शन नंबर 4 इसका, सेक्शन पैराग्राफ ए का सेक्शन 4 उसने आंसर मार्क कर लिया। उसके बाद सेक्शन हम अगर बी को रीड करें, बी में बात क्या करी गई है,
द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ऊपर प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, फायर डैम्प की थी। फायर डैम्प क्या होता है, एक्सप्लोजन होती है। उसको इतनी बात समझ में आ गई। तो जिसको समझ में भी नहीं आता ना, वो भी कीवर्ड्स की हेल्प से ये सारा बहुत इजीली वो सॉल्व कर सकता है। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये, अब हमने ये भी साथ में ध्यान रखना है कि 13th सेंचुरी ऊपर था, इसके बाद हमारा नीचे सॉल्यूशन की बात करें तो ए और बी में हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के चारों आंसर आपको यहीं पे मिलने हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा और ध्यान से रीड करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे वो रीड करने की कोशिश करेगा। ऊपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं, समझने में, पूरा डीपर जाने में, अंडरस्टैंडिंग करने की आपको बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बट वॉट वॉज रियली नीडेड वॉज अ सेफ लैम्प दैट कुड नॉट इग्नाइट अ फायर डैम्प, जो फायर डैम्प को एक्सप्लोजन कॉज ना कर पाए, ऐसा कुछ थोड़ा सा सेफ लैम्प उनको चाहिए था। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेफ्टी लाइटनिंग सॉट टू प्रोड्यूस लाइट विदाउट यूजिंग अ नेकेड फ्लेम। अर्लीस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अर्ली मेथड की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बैक जाएं, इसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की अगर हम बात करें, अर्ली मेथड्स की बात करी है यहाँ पे, और नीचे ही यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड लाइटिंग विदाउट फ्लेम्स, वहीं पे था लाइटिंग विदाउट नेकेड फ्लेम्स था। तो बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम कीवर्ड मैच कर गया। जो सेक्शन बी था, उसने आंसर लिख दिया, आंसर नंबर 6। तो बहुत ही कम टाइम में आप देखो, उसने 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, बहुत जो स्मार्ट बच्चा है वो इस तरीके से बहुत इजीली लिस्ट ऑफ हेडिंग स्पीड से कर लेता है, सिर्फ कीवर्ड्स मार्क करने की हेल्प से ही। तो सेक्शन सी में अगर हम जाएं, सेक्शन सी में देखो आपने, अगर हम रीड करें, इसमें लिखा हुआ है बाय अबाउट 1810। अब यहाँ पे आपको पता है, आपको मल्टीपल चॉइस के जो आंसर्स हैं यहाँ पे आपके शुरू होंगे। तो 1810 में क्या हुआ, द प्रॉब्लम वाज बिकमिंग एक्यूट, होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। एंड इन सम केसेस देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू वर्किंग इन द डार्क। कई सिचुएशंस में क्या था, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था कि डार्क में ही काम करना पड़ेगा, अंधेरे में ही काम करना पड़ेगा। सम माइंस वर बीइंग फोर्स्ड टू स्टॉप प्रोडक्शन विद सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द माइन ओनर्स एंड लोकल कम्युनिटीज। कईयों को तो अपने माइंस बंद करने पड़े। लेकिन जनरल रिस्पॉन्स क्या था, हाउएवर, कि उनको अपना काम करना पड़ा, नो मैटर व्हाट, कि जितना भी उनके साथ बुरा होना है, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होने हैं वो हो, लेकिन उनको अपना काम जो है वो कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है दी माइनस कुड डू लिटिल, जो माइनस थे वो अपने बिहाफ पे काफी कम कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलिटरेट थे, डिपेंडेंट थे ऑन दी माइन ओनर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, के लिए वो अपने माइन ओनर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। However, clerical, medical and legal professions were beginning to take notice। मतलब जो क्लैरिकल स्टाफ था, मेडिकल था, लीगल प्रोफेशंस थे, उन्होंने जो नोटिस है उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। उनका नजरिया जो है चेंज होना शुरू हो गया। उनको पता चलना शुरू हो गया कि जब आफ्टर 92 men and boys were killed in 1812 by an explosion felling colliery in North England, several professional people took action and a society was set up to raise funds for the discovery of new methods of lighting and ventilating the mines। जब इतने ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ होगी, तो जो क्लर्क्स थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया फंड्स के लिए, ताकि न्यू मेथड की, न्यू लाइटनिंग मेथड की, न्यू वेंटिलेशन मेथड की डिस्कवरी के लिए उन्होंने फंड रेज करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर देखें, तो यहाँ पे हमने अगेन क्या करना है, हमने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। जो आप हेडिंग्स कर चुके होते हो उसको आपने इस तरीके से काट देना है, ताकि दोबारा आपने इसको नोटिस में नहीं लेके आना। तो इन्वेंशन क्या हुई, कोई इन्वेंशन नहीं हुई, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। गुड क्वालिटी कोल की बात नहीं हुई, ये भी हो गया गलत। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इंप्रूव द कंडीशन फॉर द माइनस, माइनस के लिए कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए फंड रेज की बात हुई थी, ताकि वेंटिलेशन के टेक्निक्स नए आ सके, माइनिंग के टेक्निक्स नए आ सके। इस चीज की फंड रेज होना शुरू हो गया था। तो बहुत ऑब्वियस है, जो हमने सेक्शन सी पढ़ा उसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे से। तो इसके बाद हमारे पास सेक्शन डी की अगर हम बात करें, सेक्शन डी में लिखा हुआ है एज द लीडिंग केमिस्ट ऑफ द डे। लीडिंग केमिस्ट ऑफ द डे की बात कर रहे हैं, एंड एन एक्सपर्ट ऑन गैसेस का एक्सपर्ट था, किसी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। सर हम्फ्री डेवी वाज अ नेचुरल चॉइस फ्रॉम हुम टू सीक हेल्प। सबसे ज्यादा जो फेमस बंदा था डेवी था, उससे लोगों ने हेल्प मांगी। एंड ही वाज अप्रोच बाय द सोसाइटी, ने उनको अप्रोच किया 1815 में। द जनरल बिलीफ नाउअडेज इज दैट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट माइनर सेफ्टी लैंप, इसने इन्वेंट किया था। इन विच द फ्लेम वाज एनक्लोज्ड बाय अ मैश स्क्रीन कंटेनिंग वेरी स्मॉल होल्स। इसने एक सेफ्टी लैंप को इन्वेंट किया, इन्वेंटर की बात कर रहे हैं, सेफ्टी लैंप को इन्वेंट किया जिसमें क्या था, जो फ्लेम है वो मैश स्क्रीन में इनक्लोज हो जाती थी, जिसमें बहुत कम होल्स होते थे। एयर कुड
Air could enter the lamp through holes, but they were too small to allow the flame to the lamp to pass through them and ignite any fire damp present in the mine tunnel. इसमें से हवा पास हो सकती थी, लेकिन फायर डैम्प लगने के चांसेस नहीं होते थे। वहां जो स्क्रीन लगी थी, मैश स्क्रीन की बात कर रहे हैं, इसमें से कोई जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती थी। उसके बाद हाउ एवर फ्यू वीक्स prior to Davy's presentation, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, an engineer called George Stephenson had independently designed and demonstrated a lamp based on the same scientific principle. After much discussion and argument, he was eventually recognized and observing equal candidate for the discovery of mine and dash dash dash. मतलब यहाँ पे जो है दो चीजों की बात हुई है, डेवी की एंड जॉर्ज स्टेफनसन की, दोनों ने सेफ्टी लैंप बनाया था जो इक्वल सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हुई, डिस्कशंस हुई कि किसका ज्यादा बेटर है, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम अगेन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर जाएं, हमने क्या देखना है, अगेन अगर आप सेम कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो, ढूंढ सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्रोवर्सी ओवर टू वर्जन्स ऑफ एन इन्वेंशन। दो वर्जन्स थे, दो सेफ्टी लैंप बनाए गए थे, दोनों सेम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते थे, इन्वेंशन भी हुई थी, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो तीनों कीवर्ड्स इसमें मैच करके, अगर आपने कीवर्ड्स की तरह मैच करते हो तो मेक श्योर कि जो भी कीवर्ड्स हैं हर एक कीवर्ड आपका मैच होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट हुआ तो कंट्रोवर्सी हुई, दो वर्जन से मतलब दो लैंप प्रोड्यूस हुए थे, दो लैंप इन्वेंट किए गए थे जो सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते थे, इन्वेंशन हुई थी, ये तो बात ऑब्वियसली यहाँ पे करी ही गई थी। जो सेक्शन हमने डी यूज रीड करा, अभी इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। सो मूविंग ऑन टू लास्ट सेक्शन नंबर डी को अगर हम ई को अगर हम रीड करें, अब ई में क्या बात करी गई है, बट इन फैक्ट the real inventor of the safety lamp was a man called Dr. William Reed Clancy। जो रियल इन्वेंटर था सेफ्टी लैंप का वो क्या था, वो कौन था, डॉक्टर विलियम रेड क्लैनी था, जिसको सिल्वर अवार्ड भी मिला था। लेकिन उसके आगे अगर हम पढ़ें, बट रादर देन सीकिंग to glory in his achievement, he recognized its deficiencies and continued to work to improve it। मतलब इसकी जो अचीवमेंट थी उनको रिकॉग्नाइज करने की बजाय उसकी डेफिशिएंसीज को, इसकी कमियों को याद रखा गया। तो अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग की बात करें, इसमें अगेन हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स मैच करने हैं आप वो कह सकते हो। अब यहाँ पर लिखा गया है अ पर्सन हुज वर्क नेवर रिसीव्ड फॉर रिकॉग्नाइजेशन। एक पर्सन की बात करी गई थी स्टार्टिंग पर ही, जिसके काम को रिकॉग्नाइजेशन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस नहीं मिली। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स तो अब हमारे हो गए। अब हमें इतना पता है कि जो हमारी इसके बाद ब्लैंक्स हैं, इसके आंसर सेक्शन ए में है एंड सेक्शन बी में है। और मोर ओवर अगर हम इसमें इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, वन वर्ड ओनली की बात कर रही गई है यहाँ पे। तो कोल माइंस इन यूरोप ओनली रियली डेवलप्ड फ्रॉम 13th सेंचुरी, आपको पता है। As they became deeper, ये हमने पढ़ा था, the methods used to lightning them created a risk of dash। किस चीज का रिस्क हो गया था, फायर डैम्प। हमने देखा था फायर डैम्प होता क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं सेक्शन ए में, ये देखो आपके पास यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, 13th सेंचुरी को मार्क किया हुआ है। 13th सेंचुरी था यहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम आपके पास कीवर्ड, ठीक है जी, 13th सेंचुरी था यहाँ पे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है as coal mines became deeper, बिल्कुल सेम टू सेम बात कर गई। टेरिबल प्रॉब्लम क्या थी, फायर डैम को नाम दिया गया मेजर फायर डैम एक्सप्लोजन। अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या आ गया कि इसका आंसर फायर डैम होगा या एक्सप्लोजन होगा। तो अगर हम इसकी क्वेश्चन को रीड करें, हमने समटाइम्स इसमें क्या देखना होता है, हमने ना कॉमन सेंस एंड थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना होता है। क्रिएटेड अ सीरियस रिस्क ऑफ फायर डैम्प तो आएगा नहीं, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। फायर डैम्प तो उन्होंने एक नाम दे दिया, डेफिनेशन दे दी, पर्टिकुलर एक वो वर्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फायर डैम्प। मोर आपको दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है वो आपका आंसर में नहीं आ सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फायर डैम्प की वजह से क्या हो सकता था, एक्सप्लोजन। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, एक्सप्लोजन। इसके बाद रीड करें वन सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने कहां पे पढ़ा था, सेक्शन नंबर बी में बात करी गई थी सोल्यूशन की, was to improve ventilation by separating dash into two parts। किस चीज को दो हिस्सों में सेपरेट करने से वेंटिलेशन इंप्रूव हो सकती है, हमने ये भी हमने पढ़ा था। वेंटिलेशन की बात, सोल्यूशन की बात सेक्शन नंबर बी में करी गई थी। सेक्शन नंबर बी देखो आपके पास है। तो यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन वाज टू इंप्रूव द वेंटिलेशन ऑफ द माइन। Many mines had only one shaft leading from the surface down to the working area. So ventilation could be improved. Ventilation improve कैसे हो सकती है? To some extent by dividing this into
डाउनकास्ट एंड एन अपकास्ट, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग दिस, अब ये दिस चीज क्या है, जिसने समझ लिया उसका आंसर करेक्ट है। किसको डिवाइड करना है, शाफ्ट को डिवाइड करना है। तो जो आपका आंसर नंबर नेक्स्ट आ गया ब्लैंक का, उसका आंसर क्या हो जाएगा, शाफ्ट को डिवाइड करने से जो वेंटिलेशन है वो इंप्रूव हो जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको रीड नहीं करना बेशक मत करो, जो मेन लाइन हम उसको रीड करेंगे। अनदर पॉसिबिलिटी, अगेन इसमें मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे मार्क कर लो सेपरेटिंग द है, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास अनदर पॉसिबिलिटी was a device which created dash, एक डिवाइस है जो क्या क्रिएट करता था, एक डिवाइस की बात कर रहे हैं जो क्या क्रिएट करता था। अनदर पॉसिबिलिटी है, तो अगर हम लोकेशन में जाएं, लोकेशन में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये देखो लोकेशन में आपके पास, आपके सामने लोकेशन है, अनदर ऑल्टरनेटिव वाज अ डिवाइस, वहां पे क्या था, अनदर पॉसिबिलिटी, अनदर ऑल्टरनेटिव वाज अ डिवाइस। हमेशा कीवर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उनको मैच करने की आपने कोशिश करनी है। विच क्रिएटेड अ डैश है, यहाँ पे क्रिएटिंग अ शावर ऑफ स्पार्क्स, पीछे था आंसर इन वन वर्ड ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड अ शावर ऑफ स्पार्क्स। तो अगर आप समझदार हो, अगर आप स्मार्ट इनफ हो, आपको पता होगा इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, इसका आंसर क्या है। अब एक मैंने आपको चीज समझानी है, ब्लैंक्स के बाद समझाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर दिस required additional dash as well as maintenance and replacement and it was unsafe। तो यहाँ पे चार चीजें हैं, एडिशनल क्या चाहिए वो आपने फाइंड करना है, मेंटेनेंस चाहिए होती है, दूसरी चीज, तीसरी चीज रिप्लेसमेंट है, चौथी चीज है वो अनसेफ भी है। और इसमें हमारे पास एडिशनल चीज की क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको शो करूं पैराग्राफ में, डिवाइस आपने देखा था, अभी हमने रीड किया था डिवाइस की बात कहां पे कर रहे थे, वहीं पे इसकी भी लोकेशन आपको सेम जगह पे मिल जाएगी। दिस डिवाइस हैड अ मेजर ड्रॉबैक, extra manpower had to be used to operate it continuously and also it required regular maintenance and replacement and नीचे लिखा हुआ है it was in not in fact safe भी नहीं था। तो चारों चीजें कवर हो रही हैं, एक चीज इसमें मिसिंग है जो आपने बताना है, दैट इज एक्स्ट्रा मैन पावर, एडिशनल मैन पावर। तो जिसका आंसर था आपके पास क्या हो जाएगा, एडिशनल मैन पावर। तो अगर हम इसमें ध्यान से एक चीज को नोटिस करने की कोशिश करें, हर एक ब्लैंक के पहले वाले जो वर्ड्स थे आपको ये सारे के सारे सिनोनिम्स मिल गए थे सभी के। यहाँ पे एडिशनल का सिनोनिम क्या मिल गया था आपको, एक्स्ट्रा। क्रिएटेड का क्रिएटिंग मिल गया था, सेपरेटिंग का डिवाइडिंग मिल गया था, रिस्क का मिल गया था टेरिबल प्रॉब्लम। तो हमेशा ब्लैंक के पहले वाले वर्ड्स जो होते हैं 99% आपके पास सिनोनिम्स होते हैं, चाहे सेक्शन 2 में आ रही है, चाहे सेक्शन 3 में आ रही है। ब्लैंक्स करने की आप गलत बिल्कुल भी मत करना, ब्लैंक्स को बहुत तरीके से, सही तरीके से आपने करने की कोशिश करनी है। इसके बाद अगर हम देखें, जो थोड़ा सा बच्चा और जिसने 7 बैंड से प्लस बैंड लेने होंगे, वो क्या करेगा, वो करेगा कि 4 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रह गई हैं, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह गए। अब इसको करने में दिक्कत ही क्या है, हमने सेंटेंस कंप्लीशंस कर लिए हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर ली हैं, हमें लोकेशन सारी पता है, तो इसको करने में दिक्कत ही क्या आएगी, भी ये ऐसे ही हो जाएगा। अब टाइम नोटिस करना कि हम कितने टाइम में मल्टीपल चॉइस में आपको करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डज माइनस से अबाउट माइन ओनर्स इन 1810 सेक्शन 3 में था, वो हमने सारा रीड किया था। मोस्ट ऑफ देम डिसरिगार्डेड सेफ्टी इश्यूज, they were criticized for conditions of the mines, most of them used unfair pressure, they were unaware how dangerous mines were। अब इसमें आपने बेसिकली करना क्या होता है, वर्ब्स को मार्क करो फिर एलिमिनेशन यूज करो। आपको सभी ने बताया होगा कि आपने यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, बट करनी कैसे ये कोई नहीं बताता। बेसिकली इसमें आपने वर्ब्स को मार्क करना है। वर्ब्स क्या होते हैं, जो एक्शन होते हैं। यहाँ पे एक्शन कौन सा है, डिसरिगार्डेड, क्रिटिसाइज्ड, अनफेयर प्रेशर एंड अनअवेयर ऑफ हाउ डेंजरस द माइन वाज। अनअवेयर तो था ही नहीं, सारे अवेयर हो गए थे, इसको हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग में भी मार्क किया था, तो ये तो ऑब्वियसली आपकी एलिमिनेट हो गया। क्रिटिसाइज की बात भी कहीं नहीं की थी, ये भी आपका ऑप्शन नंबर डिलीट हो गया। अनफेयर प्रेशर था टू कीप माइन ओपन, प्रेशर किसी के ऊपर भी नहीं था, कई माइंस बंद भी हो गई थी और कईयों का काम करना पड़ भी रहा था, तो ये भी गलत हो गया। मोस्ट ऑफ देम डिसरिगार्डेड सेफ्टी इश्यूज, भी कई माइन ओनर्स ने इस सेफ्टी इश्यूज को डिसरिगार्ड करके अपने माइन जो लेबर काम करती थी उनको काम करने पर मजबूर किया था, ये हमने रीड करा था। तो इसका आंसर आपके पास ऑब्वियसली ए हो गया। तो आप देखो हमको दोबारा रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, बिना रीड करे हमारा इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्लोजन एट द फेलिंग कॉलेरी इन 1812 में जो हुआ था, जिसमें हमने रीड किया था 92 मैन एंड बॉयज किल हो गए थे, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा। इट लीड टू इंक्रीज लीगल प्रोटेक्शन, लीगल की कोई बात हमने पढ़ी नहीं थी, तो इसका आंसर ये बिल्कुल ही रॉन्ग है।
इट लेड टू चेंज इन पब्लिक एटीट्यूड्स, पब्लिक एटीट्यूड चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। इट डेमोन्स्ट्रेटेड लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ कंसर्न बिल्कुल भी नहीं था। लैक ऑफ कंसर्न होता तो फंड रेज नहीं होते। हमने किया था कि फंड रेज करने स्टार्ट कर दिए थे ताकि न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके, वेंटिलेशन मेथड्स को इंप्रूव किया जा सके। इट स्टार्टेड अ मूवमेंट, मूवमेंट भी कोई स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बहुत ऑब्वियस आंसर क्या हो गया? इट लेड टू पब्लिक एटीट्यूड्स, चेंज इन दी पब्लिक एटीट्यूड्स टू माइनिंग सेफ्टी, कि माइनिंग को सेफ्टी बनाने के लिए वेंटिलेशन के मेथड्स क्या यूज करने चाहिए, लाइटनिंग के मेथड्स क्या यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से फायर डैम्प ना हो, एक्सप्लोजन ना हो, तो पब्लिक इसके लिए फंड रेज करना शुरू कर दिया था। सो इट लेड टू चेंज इन दी पब्लिक एटीट्यूड्स। तो आपने देखा बिना हमने रीड किए हमने कितने कम टाइम में दो हैं जो बहुत ही इजीली हमने कर लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला भी रीड करें, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द लैंप presented by Davy was safer than previous methods of lighting because its flame could not remain alight for long time। हम अभी मैं इसको आपको पढ़ के दिखाऊंगी। Did not get large enough to ignite the flame, did not have any contact with the air, could not pass beyond the mesh screen। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रीड करके मैंने समझाया था। अगर हम एक बार फिर, मैं चाहती तो नहीं इसको दोबारा से रीड करूं, बट आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये एक्चुअल में रीड किया था, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो डेवी था उसने क्या किया था? सेफ्टी लैंप बनाया था इन विच द फ्लेम वाज इनक्लोज्ड इन द मैश स्क्रीन में इनक्लोज था, जिसमें बहुत सारा कम होल थे। एयर कुड एंटर, एयर पास हो सकती थी, बट दे वर टू स्मॉल टू अलाउ द फ्लेम ऑफ द लैम्प टू पास थ्रू देम। देम क्या है? एक मैश स्क्रीन है या होल्स हैं, उसके पार जो है वो फ्लेम नहीं जा सकती थी, जो कि फायर डैम को लगाए एक्सप्लोजन करे। तो अगर हम अगेन अगर हम लिस्ट ऑफ ऑप्शंस के ऊपर जाएं मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चंस की, तो बहुत ही यहाँ पे ऑब्वियस आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन को रीड करें, व्हाट डज राइटर से अबाउट डेवी एंड स्टेफनसन के बारे में राइटर ने क्या बोला था? डेवी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट स्टेफनसन्स वर्क, डेवी इंसिस्टेड। अगेन मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाऊंगी कि आपने मेन वर्ब्स को मार्क करना होता है, उसको आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होती है। यहाँ पे डेवी रिफ्यूज्ड है, डेवी इंसिस्टेड है, स्टेफनसन क्लेम्ड है, स्टेफन प्रोड्यूस्ड अ वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ अ सेफ्टी लैम्प बिफोर डेवी। तो अगर हम इसको दोबारा में, आपका आंसर वहीं पे है सेक्शन नंबर डी में, जहां पर हमने अभी ऊपर वाले का आंसर देखा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज को मार्क भी करवाया था, हमने इस चीज को रीड भी किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a few weeks prior to Davy's presentation, prior मतलब पहले, an engineer called George Stephenson had independently designed and demonstrated, मतलब working model था लैंप का based on the same scientific principles। तो ये था। अगर मैं आपको अगेन क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं, तो ये देखो आपके पास एक ऑप्शन क्या आपके पास इसमें मैच कर रहा है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? स्टेफनसन produced a working example of the safety lamp before Davy, prior to Davy's work। बहुत ही क्लियरली मेंशन था आपको, prior to Davy's work। जो स्टेफनसन है उसने एक वर्किंग एग्जाम्पल उसने क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लैंप को उसने डेवी से पहले। तो इतने कम टाइम में मेरे को आपको समझाने में सिर्फ टाइम देखो, सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं। 20 मिनट के अंदर मैंने आपको समझा भी दिया, सेक्शन 3 के सारे क्वेश्चन है आपको मैंने करके भी दिखा दिए। तो आप भी सेम टेक्निक यूज करके इसको कर सकते हो यूज, एंड आपके स्कोर डेफिनेटली जरूर इंप्रूव होगा। इसके पहले मैंने ये 2 वीडियोस भी बनाई थी जिसमें मैं रीडिंग की ट्रू फॉल्स, जो अगेन जनरल ट्रेनिंग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो जरूर देखना। एंड राइटिंग टास्क 2 की मैंने समझाई थी ओपिनियन वाले ऐसे की। कल हम वीडियो लेके आएंगे जीटी टास्क 1 लेटर आपने कैसे लिखनी है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये सब कुछ आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी, ताकि मैं आपके लिए एक नई एनर्जी के साथ, नए एंथुसियाज्म के साथ आपके लिए और यूजफुल, बेनिफिशियल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आऊं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, stay healthy and all the very very best for your health।